नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं अध्याय 5 और इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो राज्य में और गणराज्य में क्या अंतर होता है और राजा। पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ पर कबीले का एक कबीला होता था और उसमें से ही एक अपना प्रधान चुन लेते थे, जिसे जन कहते थे या राजा भी कहते थे। लेकिन ये राजा राज्य का राजा है। तो राज्य के राजा में और इस कबीले के राजा में क्या अंतर है, इसमें हमको जानकारी मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 वर्षों से क्यों, या 50 वर्ष पहले क्यों। हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। इसके पहले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों का हम लोगों ने चुनाव थोड़ी किया था, वो तो पहले उपनिवेश बन के भारत में प्रवेश किए और फिर जब देखा कि यहाँ छोटे छोटे राज्यों में भारत बसा हुआ है और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया और शासन करने लगे। तो उनको हमने चुनाव से या मत देकर उनको नहीं चुना था। तो जब स्वतंत्रता हम लोग प्राप्त कर लिए, इसके बाद से फिर हमारे यहाँ नियमित चुनाव होने लगे 1951-52 से। आगे चलते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। कैसे बनते थे? करीब 3,000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों को करके अश्वमेध यज्ञ कराते थे। और ये देखिए आगे दिया हुआ है, क्या करते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कोई राजा होता था तो वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उसको फिर उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और यदि घोड़े को नहीं पकड़ रहा तो इसका मतलब ये माना जाता था कि वो इससे उस राजा से कमजोर है या उसकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आप लोग रामचरितमानस में या जो राम जी का समय था उसमें आप पाएंगे कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। आ गई बात वही। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता था कि यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, न्योता दिया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित यानी विशेष पंडित या विशेष ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। किन्हें? ये जो पुरोहित अश्वमेध यज्ञ कराते थे, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और सम्मान में क्या देते थे जानते हो? गाय दिया करते थे, क्योंकि उस समय पैसे वैसे का इतना प्रचलन नहीं था, तो गाय ज्यादा करके देते थे और सोने की मुद्राएं दिया करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी जो राजा अपने आप को शक्तिशाली मानता था कि अब मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं देख लूंगा सबको, तो वही आदमी, वही राजा अश्वमेध यज्ञ कराया करता था। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो आमंत्रित करता था सभी राजाओं को
जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे या उसका घोड़ा नहीं पकड़ते थे। जैसे आजकल हम न्योता बारात करते हैं ना, शादी करते हैं ना, तो शादी में सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो लोग उपहार भी लाते हैं और लोग क्या करते हैं, केवल देखते ही तो हैं। इसी तरह यहाँ भी है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल, बाघ यानी शेर, तो बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। जैसे हम शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन तो फेरे लेते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं, केवल बैठ के देखते हैं और उनको गिफ्ट दे के चले जाते हैं। तो इसी तरह ये जो आमंत्रित राजा थे तो गिफ्ट लेके जाते थे, और जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था उसको गिफ्ट देते थे, और बैठे बैठे देखते थे और बाद में खा पी के चले आते थे। राजा के ऊपर पुरोहित, पुरोहित यानी पंडित, पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था या करता था। विष अथवा वैश्य, जैसे सामान्य लोग, विष अथवा वैश्य, वैश्य माने बनिया, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, शूद्र माने निम्न जाति का मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किन्हें? शूद्रों को। यानी यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, जो यज्ञ कराते थे, बढ़िया दक्षिणा लेते थे, और यज्ञ करने का अधिकार क्षत्रियों को था। वैश्य और शूद्रों को इसका अधिकार नहीं था उस समय। ये देखिए वर्ण व्यवस्था बता रहा है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्तमान में देखा जाए तो ये दोनों जातियां जनरल या सामान्य में आती हैं, ये भी सामान्य में आती है, और ये एससी और ओबीसी में रखे गए हैं वर्तमान में। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार था। यानी वैश्य 3 काम करते थे: खेती भी कर ले, पशुपालन भी कर ले और व्यापार भी कर ले। तो व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था और ये भी साथ में करते रहते थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। यानी ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इन तीनों का सेवक ये शूद्र था, यानी इनकी सेवा करता था, दास था। उस समय दास प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। आगे आते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो गए। जन का जो राजा था वो कबीले का राजा था। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि एक कबीला होता था, इसको कबीलों को इनको जन कहा जाता था, और इसमें ही एक मुखिया चुन लेते थे, और जो मुखिया था वो जन कहलाता था, या सरदार कह सकते हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जब देखो शब्द यहाँ से भी अंतर पकड़ो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जन, जन से ये जन, अब पद, तो इसमें भी परिवर्तन हो, जन बढ़ के क्या बन रहा है, जन पद बन रहा है। इसमें भी तरक्की हो रही। तो जो राजा है उसके भी पद में तरक्की होगी। पहले क्या था वो, पहले वो कबीले का सरदार था, लेकिन अब क्या है, पूरे जनपद का मुखिया हो गया, और उसको क्या कहा जाने लगा, और उसको कहा जाने लगा राजा। आगे चलते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं, पिछले अध्याय में आपको बताया जा चुका है। तो उन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है,
दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर वही है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, हस्तिनापुर नरेश, आपने टीवी सीरियल में देखा होगा। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। ये एटा के पास का जो अतरंजी खेड़ा है, यहाँ से 1000 ईस्वी पूर्व में क्या मिला है, अतरंजी खेड़ा में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुई है। और जब यहाँ लोहे की खोज हो जाती है तब कृषि में विकास चालू हो जाता है, फिर कृषि ने उन्नति कर ली। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों, मवेशी माने जानवर, तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अन्य जानवरों का मतलब, उसके कहने का मतलब है जंगली जानवर, जैसे कुत्ते उत्ते। मवेशी तो ये हो गए जो दूध दूध दे रहे हैं, ये मवेशी में आ गए, इन्हें तो उन्हें पालना ही पालना है। गाय है, भैंस है, ये चीजें, भेड़ है। लेकिन कुत्ता तो दूध, कुत्ते का दूध थोड़ी खाते हैं, लेकिन उसको भी पालते थे। काहे के लिए? कि हमारे घर के आसपास रहेगा तो सुरक्षा किए रहेगा, इसलिए उसको पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग। तो धूसर रंग किसे कहते हैं? जैसे मटकी देखते हो आप लोग, पका हुआ घड़ा देखते हो, तो वो जो पूरा लाल नहीं रहता, जो उसका प्राकृतिक रंग है, हल्का हल्का सा ललखर ललखर रहता है, तो वो धूसर टाइप का रंग है। और ये जो लाल रंग है, ये एकदम लाल होना चाहिए, तो उसको लाल रंग कहते हैं। तो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसे आपको बता दूं, ये घड़ा हो गया, और ये पका के निकाल दिया गया, तो पूरा लाल कलर थोड़ी होता है जैसे आप लोग लाल कलर जानते हो, तो उस तरह का लाल कलर है। और उसको ऐसे करके या किसी भी प्रकार की कोई ऐसे 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 डिजाइन बना दी, तो ये हो गया। अब ये चित्र बन गया ना, तो चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। अब ये देखिए, मैंने इसमें सरल रेखाएं ही तो ऐसे ऐसे करके बनाई हैं, तो सरल रेखाओं के रूप में थी। आगे चलते हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, और जो महत्वपूर्ण हो गए वे महाजनपद कहलाने लगे, और जो साधारण थे वो केवल जनपद थे। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी ऊंची दीवारें कि कोई भी शत्रु अंदर हमला न कर सके किले में, क्योंकि राजा रह रहा है, तो राजा को मार डालेंगे तो राज्य भी नहीं बचेगा। तो यदि कोई ये किला बना है तो इस किले के चारों ओर दीवारें बना दी गई, या फिर खाई बना दी जाती थी, और उन खाइयों को बना के उनमें पानी भर दिया जाता था, ताकि शत्रु डायरेक्ट हमला ना कर सके और राजा को संभलने का अवसर मिल जाए, और फिर वो उससे युद्ध भी लड़ते थे। आगे चलते हैं। ये है महाजनपद और नगर, इस मानचित्र में दिए गए हैं। आइए इनको भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से हैं। नीचे तो है नहीं, नीचे नदियां हैं, केवल इतने में ही हैं। हाँ, चलिए देखिए, देखते हैं। एक है, देखिए सबसे तो मुख्य है मगध। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। ये देखिए, इसकी राजगृह, इसकी राजधानी दी गई है। महाजनपद वही हैं जिनमें ये काले काले बिंदु दिए गए हैं। और एक है वैशाली, वज्जी की वैशाली।
वज्जी एक गणराज्य था। ये वज्जी दिया हुआ है, वज्जी गणराज्य। अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। आपने अंग जनपद का नाम सुना होगा। जब आप लोग महाभारत देखते हैं तो महाभारत में आपने सुना होगा कि अंग नरेश कर्ण, तो अंग नरेश जो कर्ण थे वो यहीं के थे। और उस समय जब महाभारत काल में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के शासक कौन थे? धृतराष्ट्र। और ये देखिए यहाँ पे दिया है एक पांचाल, पांचाल जहाँ की पांचाली थी। एक राज्य ये दिया है कौशल, एक राज्य ये दिया है कौशाम्बी। तो महाजनपद वो हैं जिनमें काले काले से बिंदु दी गई है। तो इसमें से महाजनपद आपका मगध हो गया, यहाँ पे वैशाली हो गया, यहाँ पे कौशाम्बी हो गया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हस्तिनापुर हो गया ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे महाजनपद नहीं है। और यहाँ पे है तक्षशिला, तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई है, चाणक्य की भी शिक्षा यहीं से हुई है। तो यहाँ से तो बहुत विख्यात विख्यात लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है उस समय के। तो ये कुछ जो है महाजनपद इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावकारी दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब भाई दीवार बनाओगे मोटी मोटी तो लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर तो लगेंगे ही। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया। उस समय जेबीसी मशीन नहीं चलती थी, उस समय ये नहीं चलती थी मशीनें जो हम लोग इस समय में छत डलवाते हैं तो वो तुरंत गिट्टी उठा के दूसरे तीसरे खंड में ले जाती है। तो उस समय मजदूरों को मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आजकल बड़ा टेक्निकल हो गया है, काफ़ी चीज़ें, आदमी की परिश्रम को बहुत घटा दिया है टेक्निकल चीज़ों के निर्माण ने। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी किसके लिए? ये देखिए जो दीवार बनी है, इस दीवार के निर्माण के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, ये कह रहा है। आगे चलते हैं। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के पर होता था। आहत सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के जैसे कोई ये सिक्का है और इसमें एक ठप्पा मार दिया जाता था, जैसे वर्तमान में आप सिक्का देख रहे हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए का, ऐसे सिक्के नहीं होते थे। चांदी का कोई सिक्का है और उसमें एक ठप्पा मार दिया जाता था तो वो आहत सिक्के होते थे। और उसमें एक चित्र बन जाता था, जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, मयूर की, इस तरह के उसमें चित्र बने हुए ठप्पे मार दिए जाते थे, तो वो आहत सिक्के कहलाते थे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। देखो, एक है वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल। ठीक है, तो ये अंतर यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये किस प्रकार से भिन्न है। तो ऋग्वैदिक काल जो है, इसमें ऋग्वैदिक काल में क्या है, केवल ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद की रचना केवल ऋग्वैदिक काल में हुई है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो शेष वेद हैं उनकी रचना हुई है। एक चीज। नंबर 2,
ऋग वैदिक काल में क्या हुआ है कि कबीला हुआ करता था और कबीले के लोग अपने आपस में ही एक आदमी को एक मुखिया चुन लेते थे जो उन सब में योग्य होता था। और जब ये आया महाजनपद काल आया तो यहाँ पे राजा का कंसेप्ट आ गया। इसमें क्या हुआ है कि जो राजा बन गया है, अब ये राजा यदि मर गया है तो इसके बाद इसका पुत्र ही राजा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था कि यदि ये मर गया है मुखिया या कबीले का प्रमुख, तो फिर इसका लड़का राजा न बनेगा बल्कि ये लोग पुनः चुन लेते थे एक नया व्यक्ति और उसको अपने कबीले का प्रधान या राजा जो भी आप मान लें वो बना देते थे। तो ये इन दोनों का प्रमुख अंतर है। आगे आते हैं कर। कर यानी टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लगे। जो आपने पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल पढ़ा है उसमें क्या होता था, उसमें कबीले का जो सरदार होता था जब कभी किसी दूसरे कबीले से युद्ध होता था तभी लोगों को इकट्ठा करके बुला लेते थे और युद्ध कर लेते थे और उनका काम खत्म हो जाता था। लेकिन ये जो महाजनपद काल आया है इसमें अब राजा ने महल बनवा लिया है, राजा ने दुर्ग बनवा लिया है। तो दुर्ग बनवा लिया है तो वहाँ अ, सोना चांदी भी रखा है, वहाँ अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए उसको आदमियों की ज़रूरत है और ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो नियमित कर्मचारी हो। ये नहीं कि 2-4 दिन का काम है युद्ध की तरह और युद्ध हो गया ख़त्म अपने अपने घर जाओ। तो इसलिए वो क्या करने लगा कि नियमित सेना रखने लगा। अब जब नियमित आदमी रखोगे सेना रखोगे तो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। तो काम नहीं करेंगे फ्री में तो उनको तनख्वाहें देनी पड़ेगी। अब तनख्वाहें कहाँ से आएगी, तो तनख्वाहें देना है तो फिर जनता से टैक्स लिया जाएगा। और जनता से टैक्स लिया जाएगा क्योंकि हम आपकी देखो सुरक्षा कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण नहीं करेगा, तो हम सैनिक रखे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे टैक्स का कंसेप्ट विकसित हो जाता है जबकि इसके पहले टैक्स का कंसेप्ट नहीं था। आगे चलते हैं। और ये कर किन किन चीज़ों पे लगाए गए थे? फसलों पर लगाए गए यानी जो अनाज पैदा कर रहे हैं। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर थे जो मकान वकान बना रहे हैं या लकड़ी का काम कर रहे हैं। पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना होता था। आज भी देखो जो भी बाजार में हम हर चीज़ खरीदते हैं ना उस सब पे तो टैक्स हम दे ही रहे हैं, तो यही चीज़ है। अखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अखेटक यानी जो जंगल में अखेट कर रहे हैं, अखेट माने शिकार। तो जो शिकारी शिकार करके लाते थे तो उनको इस तरह कर देना होता था कि 2 हिरन तुम रोज मार के लाओगे। अशोक जो सम्राट हुए हैं उनके समय में मयूर यानी कि मोर जो हमारा राष्ट्रीय है पक्षी, वो उनके पाक गृह में बना करता था। तो ये चीजें अखेटक जो थे तो वो पहुंचाते थे। और संग्राहक खाने पीने की वस्तुएं जैसे शहद, उस समय शक्कर का निर्माण नहीं हुआ था तो शहद ही उस समय मीठे के रूप में यूज होती थी। यदि कहीं पे आज हम शक्कर डाल रहे हैं ना तो उस समय हलवा बनाना है या कोई खीर बनानी है या मीठी चीज जो भी बनानी है तो केवल शहद के ऊपर ही डिपेंड थे। तो इस तरह की चीजें संग्राहक जो है इनको जंगल से प्राप्त करके राजा के पास ये लोग पहुंचाते थे। फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीजें इनके पास पहुंचाते थे। आगे चलते हैं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब लोहे की खोज हो गई है, कब हुई है लोहे की खोज? 1000 ईस्वी पूर्व जब लोहे की खोज हो गई है तब से फिर जो हल बनता था, ऐसा टाइप का कुछ हल होता है
तो यहाँ पे जो भी है, तो ये जब भाई लकड़ी जब जमीन में घुसेगी तो उसमें कितना बल मिलेगा, और लोहा तो लोहा ही होता है और वजन भी ज्यादा होता है। तो जब लोहे की बनने लगे तो वो नुकीले बनने लगे और उनकी नोक जल्दी खत्म भी नहीं होती थी, और लकड़ी की नोक तो जल्दी खत्म हो जाएगी और वजन भी कम होगा। तो जब लोहे की खोज हो गई, तो लोहे का जब फाल लगने लगा, तो जोतना क्या हो गया, आसान हो गया। इससे फसलों की उपज बढ़ी, क्योंकि वो जब लोहे का फाल जमीन में घुसता था तो ज्यादा गहराई तक जाता था, और ज्यादा गहराई तक जाता था तो जुताई बहुत अच्छी होती थी। अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं आज के समय में, तो ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर में देखे उसमें कितनी सारी कुशियां लगी रहती हैं जो वो जोतता है, और मशीनरी वाला काम है, तो जितना उसको आप नीचे गहराई तक ले जाना चाहो उतना गहराई तक वो चला जाता है, और हल से भी बेहतर है। तो इसलिए अब उत्पादन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी तरह उस समय भी हुआ था। तो इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई, और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार करने लगे। धान यानी क्या होता है, जिससे चावल है, जो आप चावल खाते हैं वही ये धान है। तो उसका रोपण शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मगध राज्य जो शक्तिशाली महाजनपद था, इसमें क्या है, मगध को ढूंढो। मगध तो आप मानचित्र में देख ही चुके हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अभी की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। जो ये मगध था, ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। तो क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों नहीं महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि एक नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है, तो पानी का साधन है, यहाँ से भी पानी का साधन है, तो इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा ये वाला, तो ये उपजाऊ क्षेत्र रहेगा। यहाँ पे जहाँ पर पानी की पर्याप्तता होगी वहीं तो अनाज खूब पैदा होगा। और दूसरी चीज है, वहाँ लोहे की खोज हो गई है, तो लोहे की खोज हो गई है तो खूब औजार बन रहे हैं नए नए, जिन्होंने कृषि में सहायता प्रदान की। तो इस वजह से मगध का विकास हो रहा है। अब क्या कह रहा है, यातायात, जल वितरण। आ गई वही बात, जल वितरण, जल मिलेगा तो कृषि बढ़ेगी। यातायात, नदियां हैं तो नदियों से भी लोग यातायात करते थे, नावों के जरिए। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। हाँ, तो आज भी देखिए, आप गांव में जाइए तो जो कच्चे घर हैं तो वो कहे के हैं, मिट्टी और लकड़ी के ही तो बने होते हैं। और गाड़ियां, बैलगाड़ी आपने देखी है, तो वो गाड़ियां, रथ, ये भी लकड़ी के हो गए, तो लकड़ी के बनते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो जो झारखंड का क्षेत्र है और आपका ये, और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था, यहाँ लोहा और कोयला पाया जा रहा है आज भी। और उस समय ये बिहार का ही एक अंग थे, या मगध मान लीजिए, उस समय मगध कहा जाता था। वर्तमान का जो बिहार है यही तो मगध स्थित था। तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। क्या, लोहा, लोहे से ही तो मजबूत औजार और हथियार बनेंगे, और सोने चांदी से तो बन नहीं सकते, क्योंकि सोना चांदी बहुत कीमती है और बहुत कम मिलता है, और लोहा खूब मिल रहा था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। एक का नाम है बिंबिसार और दूसरे का नाम है
अजातशत्रु या अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना, पाटलिपुत्र आज का पटना जहाँ से खान सर पढ़ाते हैं, तो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है इसको राजधानी बनाया गया। और इसको सर्वप्रथम राजधानी कौन बना रहा है? इसको सर्वप्रथम राजधानी बना रहा है उदयन। ये भी इन्हीं का आगे वंशज था। आगे क्या है? 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक आ पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी उनके जो सैनिक थे सिकंदर के, उनको ये ब्यास नदी क्या लगी? ब्याध लगी। ब्यास, ब्याध। तो सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया है तो उस समय किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। आगे चलते हैं। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण क्या है? गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार यानी काम करने वाले कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी ये वो लोग थे, ये एक मान लीजिए राज्य है, उत्तर प्रदेश मान लो इसको। अब ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है। तो अब यानी इन्हें यदि पूरे इस राज्य का, उत्तर प्रदेश की कोई भी नीति नियम कानून बनाना है तो ये यहाँ पे सब लोग आके बैठक करेंगे और सहमति के आधार पर जो निर्णय हो जाएगा वही मान्य होगी। ये है गणराज्य या गणतंत्र। आज भी तो वही गणतंत्र चल रहा है या प्रजातंत्र चल रहा है, तो यही चीज वो समझाना चाह रहा है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध व्याख्यान दिए गए हैं। दीघ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय में जो बुद्ध हैं, बुद्ध के दीर्घ मने बड़े बड़े, दीर्घ मने बड़ा होता है तो वही है दीर्घ। तो बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं। तो जिसमें बुद्ध के दीर्घ दीर्घ यानी बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, उसी में वज्जी संघ का भी यह वर्णन दिया गया है कि वज्जी संघ मतलब कैसे शासित होता था, कैसी सब लोग मिलकर के शासन करते थे और निर्णय लिया करते थे। अब आइए देखते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वरस्कार की सहायता से या सलाह से के लिए वरस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। यानी अजातशत्रु जो है इस वज्जी संघ को जीतना चाहता था और
ये वज्जी संघ को जीत नहीं पा रहा था। तो वज्जी संघ को नहीं जीत पा रहा था, तो इसका एक मंत्री था वरसकार। तो मंत्री वरसकार को भेज रहा है बुद्ध के पास कि बुद्ध भगवान से पूछो कि कैसे मैं इस वज्जी संघ पर विजय पाऊं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, यानी दासी नहीं बनाएंगे, और उनके साथ जोर जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करेंगे, अर्थात गलत व्यवहार नहीं करेंगे। शहर तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य यानी जो बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह हैं उनको चैत्य कहा जाता था, तो उनका रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, यानी कोई भी मतावलंबी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई हो, तो उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। तो जब तक वो ये सारे काम करते रहेंगे, एक आपस में मिलजुल कर रहेंगे, नियमित सभाएं करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो हम इनकी एकता को तोड़ नहीं सकते हैं, तब तक हम वज्जी को जीत नहीं सकते हैं। ये भगवान बुद्ध ने उनको बताया। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, वज्जी संघ को। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। वज्जी संघ की बात कर रहा है। उनके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, यानी गुप्त शासक, इनके बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक इसको शेयर करने का प्रयास करें जिनको इसकी आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।